बच्चों अब आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे अनअकैडमी ऐप पर भी। अनअकैडमी ऐप जो है वो इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग ऐप है। आप सिंपली उसको प्ले स्टोर में जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे डाउनलोड करें। उसके बाद आपको हमारे कोर्स जो होंगे पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12th के आपको वहाँ पर अनअकैडमी ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। और बच्चों आपको हर एक वीडियो को एंड तक देखना है, अच्छे से समझना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखने हैं हमें। और उसके बाद आप वहाँ पे रेट जरूर दें और हर वीडियो का एंड तक देखें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा अनअकैडमी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारी प्रोफाइल डायरेक्ट। स्वागत है बच्चों आपका एक लव स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। और बच्चों हिस्ट्री का जो है हमारा चैप्टर नंबर 14। तो इस चैप्टर का हमारा ये जो लास्ट पार्ट है यानी कि फोर्थ पार्ट है। तो प्यारे बच्चों ये हमारे एनसीईआरटी की थर्ड बुक है और इसमें से हम जो हमारा 14वां चैप्टर था इसका चौथा पार्ट देखेंगे। आपके सामने टॉपिक है क्षेत्रीय विविधता। इस टॉपिक को पढ़ेंगे फिर आगे जानेंगे। कुछ एनसीईआरटी से मैं क्लिप ली है और उन सब चीजों को देखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्षेत्रीय विविधता। इस टॉपिक में हमारी जो मेनली बात होगी वो होगा हमारा इस पे ये आप देख पा रहे हैं ना, बंगाल। बंगाल की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, मध्य भारत की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे दक्कन की, दक्षिण क्षेत्र की। तो ये आप ध्यान से देखें और बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। तो क्या हुआ था बच्चों, जो कलकत्ता है या कलकत्ता में और नोआखली में, इन दो जगह पे क्या हुआ था कि 1946 में जनसंहार हो चुका था। यानी कि यहाँ तो पहले ही जनसंहार हो चुका था 46 में। यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था लोगों को, उनकी जानें गई थी, मारा गया था, काटा गया था। इसके बाद जो विभाजन के में जो सबसे ज्यादा खूनी संघर्ष हुआ है, यानी कि जो सबसे खतरनाक संघर्ष चला है, जहाँ पे सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, वो था हमारा पंजाब। आपको पता होगा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मैं आपको साइड में कहीं मैप बना के दिखाता हूँ तो आप एक बार ध्यान से देखें। इधर की साइड क्या है हमारा, इधर की साइड है हमारा बंगाल, बंगाल की बात करते हैं। इधर की साइड आता है हमारा पंजाब। तो यहाँ पे क्या था, पाकिस्तान था। और इधर क्या था, हमारा दूसरा पाकिस्तान था। यानी कि ये दोनों ही एरिए बंगाल और पंजाब के पाकिस्तान से टच में थे। तो सबसे ज्यादा जो हिंसा हुई थी वो यहीं पे हुई थी। और मुस्लिमों की संख्या भी अगर हम बात करें ज्यादा, तो वो इन्हीं इलाकों के पास में थी। इसीलिए हिंसा यहाँ पे सबसे ज्यादा हुई थी। पंजाब याद रखना, पंजाब में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। पश्चिमी पंजाब से सभी हिंदुओं को और सिखों को भारत की तरफ, सभी, ठीक है, भारत की तरफ भगा दिया गया। यानी कि जो पश्चिमी पंजाब था वहां से हिंदू लोगों को, सिख लोगों को वहां से भगाया भारत की तरफ। और यहां से क्या किया, यहाँ से जो मुस्लिम थे, यानी कि सभी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ भगा दिया गया। तो ये चल रहा था बंटवारे के समय, उस टाइम के बाद चले। उसके बाद यूपी, बिहार, एमपी, हैदराबाद, इन जगहों की थोड़ी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। यही सारी चीजें हमें देखनी थी। क्या हुआ कि भाई इसमें बहुत सारे परिवार जो थे वो 50 के दशक, ठीक है, और 60 के दशक के शुरुआती सालों में जो थे पाकिस्तान जाकर बसते रहे। धीरे 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 जाने लग गए थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने भारत में रहने का फैसला किया। हालांकि हिंसा बहुत हुई, कुछ बच भी गए, लेकिन फिर उन्होंने फैसला क्या किया, वो भारत में रहेंगे। पाकिस्तान को जो गए थे उर्दू भाषी लोग थे, जो उनको मुजाहिर आप्रवासी इस तरीके से बुलाया जाता था। कराची में जाके बस गए थे वो। बंगाल की बात करें तो बंगाल में पलायन सब जो था वो ज्यादा लंबे समय तक चलता रहा। क्योंकि जो बंगाल है उधर से जो पूर्वी पाकिस्तान का जो बॉर्डर वाला इलाका है, उस पे पड़ रहा था ये। तो यहाँ से पलायन जो था आसानी से हो सकता था। तो वहां से पलायन जो था होता रहता था बंगाल से। तो ज्यादा लंबे समय तक बंगाल में ये सब चलता रहा। अगर आपको याद हो, अभी आपको आगे बताऊंगा मैं टॉपिक। बंगाली जो थे, बंगाली मुसलमानों ने पाकिस्तान से अलग होने का फैसला किया। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तरफ था पाकिस्तान, असली पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान है। दूसरी तरफ था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो था वहां के जो बंगाली जनता थी, बंगाली मुस्लिम थे यहाँ के। ये क्या था, इस पे दबदबा बनाता था, अपनी उर्दू थोपता था, जबरन इस पे अपना वर्चस्व दिखाता था। और ये लोग इसका विरोध करते थे। यानी कि बंगाली मुसलमानों ने पाकिस्तान से अलग होने का फैसला किया। 1971-72 की बात है, जब बांग्लादेश
की स्थापना हुई थी। और आप ये सारी की सारी कहानी हमने आपको पॉलिटिकल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है वहाँ पे बिल्कुल डीपली बता रखा है। आप ज्यादा गहराई से जानना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अनअकैडमी में जो हमने पॉलिटिकल साइंस का कोर्स बनाया है पहली और दूसरी बुक का, आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, क्योंकि आपको उससे इतनी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है कि आपके आराम से 80 प्लस नंबर आएंगे बड़े आराम से। और अगर आप थोड़े से मेहनती हो तो आपके 90 प्लस आएंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। पंजाब बंगाल में औरतों के साथ, लड़कियों को के साथ गलत हुआ, उनको निशाना बनाया जाता था। ठीक है, गलत होता था उनके साथ। अब हमने ये पढ़ा कि भाई पंजाब बंगाल कितनी हिंसा हुई, कितना लोगों को नुकसान पहुंचा, कितनी तकलीफें उठानी पड़ी, कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही हुआ। जहां पे मतलब इतना बुरा हो रहा था, जनसंहार हो रहा था, लोगों को मारा जा रहा था, उनकी मौत हो रही थी, उनकी हत्या हो रही थी, वहीं पे मानवता भी हमें दिखी। वहां पे हमें लोग ऐसे दिखे जो लोगों की मदद करते पाए, ऐसे लोग दिखे जिन्होंने मानवता दिखाई, ऐसे लोग हमें दिखे जिन्होंने सद्भावना दिखाई। तो बच्चों, जहां पे हिंसा और भ्रष्टाचार अत्याचार था, तो वहीं पे यानी एक तरफ हिंसा और अत्याचार चल रहा था, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इंसानियत दिखाई। ठीक है, सौहार्द किया। और इसका लंबा इतिहास है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि जो इतिहासकार थे उन्होंने ऐसी अनगिनत कहानियां उजागर की जहां पे दिखाया गया कि लोगों ने दूसरे लोगों की मदद की। ये भी बंटवारे के समय की बात है। तो किस प्रकार से आम लोगों ने बंटवारे के वक्त दूसरे लोगों की मदद की, ये सारी कहानियां हमें उस टाइम पे सुनने को मिलती थी, देखने को मिलती थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक उदाहरण बताता हूँ। ये डॉक्टर थे सुखदेव सिंह। ठीक है, डॉक्टर थे ये, सिख थे ये। और उस टाइम पे इनकी जो तैनाती थी वो हिमाचल प्रदेश में धर्मपुर, आज के टाइम पे हिमाचल प्रदेश है, उस टाइम पे धर्मपुर था, वहां पे तैनात थे ये। इन्होंने क्या करा, असंख्य मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों को बिना किसी भेदभाव के भोजन दिया, उनको आश्रय दिया, उनको सुरक्षा दी, उनका इलाज किया, उनको मदद करी, उनकी समस्याओं को सुना। यानी कि यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या की, लोगों की मदद की। तो जहां हमें एक तरफ हिंसा दिखाई दे रही है, मारपीट दिखाई दे रही है, लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है, लोगों को वहां से भगाया जा रहा है, उनके साथ हिंसा हो रही है, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही थी, तो दूसरी तरफ मानवता भी हमें देखने को मिली। ऐसी असंख्य कहानियां उस टाइम की। कुछ मौखिक गवाही और इतिहास को देखते हैं जो इतिहासकारों ने लिखा है। आगे मैं आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, टाइम कम था तो मैंने आगे एनसीईआरटी की पीडीएफ ले लिए, 2 पेज आपको वहां से बता दूंगा। तो आप ध्यान से समझें कि विभाजन के दौरान क्या था बच्चों की, विभाजन के दौरान की घटनाएं हैं वो मौखिक वृत्तांतों में सुनने को मिलती है। मौखिक वृत्तांत मतलब कहानियों की तरह, कि लोग होते हैं, जैसे कि आप कभी जाओगे किसी के पास, उससे पूछोगे, वो अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करने लग जाएगा, अपने दुखों को आपको बताने लग जाएगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो यही चीजें थी कि उस टाइम पे बंटवारे में जो लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई थी, जो गलत हुआ था, उसको वो मौखिक रूप से दूसरों को बताते थे। तो यही चीजें मतलब मौखिक वृतांत बन चुकी थी। संस्मरण, डायरिया, कुछ लोग डायरिया वगैरह लिखते थे, डायरी, तो उसमें उनकी चीजें मिल जाती थी। पारिवारिक इतिहास, कुछ स्वलिखित खुद लिखे हुए ब्यौरे भी मिले हैं उस समय के, जो मुसीबतों को समझने में मदद करते हैं। यानी कि उस समय में जो मुसीबतें सामने आई उसको समझने में ये ब्यौरे काफी मदद करते हैं। मौखिक स्रोत के रूप में व्यक्तिगत स्मृतियां महत्वपूर्ण थी। व्यक्तिगत स्मृतियां का मतलब होता है यादें। यानी कि आपको पता है कि हमारी लाइफ में दो तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। एक होता है बुरा एक्सपीरियंस, एक होता है अच्छा। अच्छे एक्सपीरियंस को हम हमेशा जिंदगी भर याद रखना चाहते हैं, वहीं बुरे एक्सपीरियंस को हम कभी भी याद नहीं करना चाहते। तो लोगों के साथ क्या हुआ था, कुछ बुरी यादें उनके साथ जुड़ गई थी बंटवारे की। तो उन यादों को, उनकी स्मृतियों को वापस मतलब उससे जानकारी ली गई। और ये जो जानकारी थी ये सच्ची थी। सच्ची जानकारी इसलिए होती थी क्योंकि लोग जो थे वो इस चीज को भुगत रहे थे, वो अपनी प्रॉब्लम जो भी बताते थे वो उस चीज को भुगत चुके थे, उनके साथ गलत हुआ था। ठीक है, अब देखो, जैसे कि आपके सामने है एनसीईआरटी की पीडीएफ, इसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ मेन इंपॉर्टेंट चीजें, उसके बाद आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, हुआ क्या था कि व्यक्तिगत स्मृतियों की बातें करें, यानी कि हर व्यक्ति के, हर इंडिविजुअल के अपने अनुभव रहे थे, अपने एक्सपीरियंस रहे थे, उनके साथ जो गलत हुआ था। तो व्यक्तिगत स्मृतियां जो एक तरह से मौखिक स्रोत होते थे हमारे लिए, इतिहासकारों के लिए, उसकी एक खूबी ये थी कि इससे क्या होता था कि उनसे हमें अनुभवों, एक्सपीरियंस और स्मृतियों को
बारीकी से समझने का मौका मिलता था। यानी जब हम किसी के साथ हुई कुछ गलत घटनाओं को सुनते थे या कोई इतिहासकार उस चीज को सुनता था, तो उसको पता लगता था, बिल्कुल बारीकी से समझ में आती थी वो बातें कि कितना ज्यादा गलत हो रहा था, हिंसा किसके द्वारा हो रही थी, हिंसा कैसे हो रही थी, ये सारी बातें। इससे क्या होता है, इतिहासकार जो हैं वो उन्होंने बंटवारे के दौरान जो लोगों के साथ क्या क्या हुआ और इसको बिल्कुल सजीव तरीके से वृतांत लिखने की काबिलियत मिली। यानी कि जब इतिहासकार गए लोगों के पास, लोगों से उन्होंने उनके बारे में उनके एक्सपीरियंस पूछे बंटवारे को लेकर कि उनके साथ क्या गलत हुआ, कैसे हुआ, उन सारे उनकी तकलीफों को, उनके दर्द को जब उन्होंने सुना, उसको समझा, तो उनको बिल्कुल सजीव तरीके से उस वृतांत को लिखने की काबिलियत मिली। यानी कि अपने वृतांत में उस उन लोगों के दर्द को बहुत सजीव तरीके से लिखने में उनको मदद मिली। ठीक है। बात करूं अगर मैं यहाँ पे सरकारी दस्तावेजों की, जो सरकारी दस्तावेज होते थे, तो सरकारी दस्तावेजों में इस तरीके की जानकारियां ले पाना नामुमकिन था, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में ये सारी जानकारियां इतनी सटीक नहीं होती हैं। ठीक है। वहां पे लेकिन ये जो लोगों के वृतांत होते हैं, लोगों के खुद के जो दर्द होते हैं, वो बिल्कुल सत्य होते हैं। सरकारी दस्तावेज जो होते हैं वो नीतिगत और दलगत मामलों के विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित होते हैं। हो सकता है उसमें कुछ दलगत चीजें हों, यानी कि मतलब कोई हिंदू मुस्लिम वाली बातें हो जाए, या फिर मतलब पार्टी की अपनी विचारधारा उसमें छिप जाए, अलग अलग तरह की चीजें हो सकती हैं। ठीक है। तो विभाजन के मामलों में सरकारी रिपोर्ट और फाइल और अफसरों के निजी लेखन से अंग्रेजों तथा प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच भारत के भविष्य या फिर शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में चलने वाली बातों पर तो रोशनी पड़ती है कि कैसे मतलब जो विभाजन के टाइम पे जो रिफ्यूजी बन गए उनको कैसे शरण देनी है, कैसे से उनको दोबारा से मतलब रहने के लिए जगह देनी है। इन सारी चीजों के बारे में तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा। लेकिन जो लोगों के साथ हुआ गलत, वो सारी चीजें हमें सरकारी दस्तावेजों से बिल्कुल वैसे नहीं मिल पाती हैं। ठीक है। जो रोजमर्रा के किसी के एक्सपीरियंस रहे थे, रोजमर्रा के जो उसके अनुभव थे, वो हमें नहीं पता लग पाता उनसे। ठीक है, सरकार के फैसलों से। तो ये मौखिक इतिहास जो है वो इतिहासकारों को गरीबों, कमजोर लोगों को, ठीक है, इनके लोगों जो गरीब और कमजोर लोग हैं इनके बारे में इतिहासकारों को जानकारी अच्छे तरीके से दे पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब्दुल लतीफ थे, इनके पिता, और थुआ खालसा की औरतों। ये क्या थे कि गेहूं के जो खाली बोरे होते थे, गेहूं के जो खाली बोरे थे, इसको बेचकर कुछ पैसों का जुगाड़ करने और थोक भाव पर खुदरा गेहूं बेचने वाले शरणार्थियों, बिहार में बन रही सड़क पर काम करने, अ, बिहार में जो सड़क बन रही थी उस पे काम के बोझ से दोहरी हुई जा रही एक मध्यवर्गीय बंगाली विधवा, एक पेशेवरी व्यापारी जिसे भारत जाकर कटक में छोटी मोटी नौकरी के लिए मतलब मोहताज होना पड़ रहा था। तो ये कुछ बातें थी जो मतलब इतिहासकारों को पता लगती है कि गरीब लोगों के, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, इतिहासकार जो थे वो गए गरीबों के पास, उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी, उनकी हर एक बात को सुना और समझा। तब उन्हें पता लगा कि चाहे कोई विधवा हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे वो मतलब कोई गरीब हो, चाहे वो कोई मजदूर हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, किस तरीके से उसको थोड़े से पैसों के लिए मोहताज होना पड़ा, किस तरीके से उसको दोबारा से अपना गुजर बसर करने के लिए मोहताज होना पड़ा, कितनी तरह की उसको समस्याएं झेलनी पड़ी। इन सब चीजों के बारे में इतिहासकार जो थे उन्होंने जानकारी वहां से इकट्ठे की। ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो इतिहासकार जो थे उन्होंने क्या करा, ऐसे औरतों और मर्दों के अनुभवों की पड़ताल की और इसमें कामयाब रहे जिनका वजूद जो था उसको हमेशा नजरअंदाज किया जाता था। आप देखोगे हमेशा बात किसकी होगी, बात होगी हमेशा अमीर की, बात होगी हमेशा फेमस पर्सनैलिटी की। क्या कभी कोई गरीब की बातें करता है? नहीं करता। कभी कोई मजदूर की समस्याएं देखता है? नहीं देखता। लेकिन उस टाइम पे इतिहासकारों ने यही किया। उन्होंने जो मतलब मुख्य धारा से दूर थे, जिनको हमेशा से नजरअंदाज कर दिया जाता था, जिनके साथ हमेशा से भेदभाव होते थे, ठीक है, उन लोगों की समस्याओं को इतिहासकार लोगों ने देखा, उनकी समस्याओं को लिखा, और यही बाद में उस टाइम पे बंटवारे के दर्द को महसूस कराते हैं इनके इतिहासकारों द्वारा लिखे गए जो वृत्तांत थे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो जो मौखिक इतिहास होता है उसके दो पहलू होते हैं। एक तो हो सकता है वो बिल्कुल सत्य हो, एक हो सकता है वो झूठा भी हो, उसमें कुछ मनगढ़ंत बातें भी हो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो हमको हर बात एकदम सच्ची ही बताएगा।
तो कि ऐसा है कि बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो ऐसा कुछ शंकालु टाइप के हैं जिनको शक होता है। वो ये कहते हैं कि इसको खारिज कर रहे हैं, वो इसको नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि मौखिक जानकारियों में सटीकता नहीं होती है, मतलब बिल्कुल सटीक जानकारी नहीं होती, एकदम एकदम एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती, बिल्कुल ट्रुथ नहीं होता, एकदम सच्चाई नहीं होती है। तो उनसे घटनाओं का जो क्रम उभरता है वह अक्सर सही नहीं होता, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। वो कहते हैं कि जो निजी तजुर्बों की विशिष्टता के सहारे सामान्यकरण करना या किसी नतीजे पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, वो छोटे छोटे अनुभवों को नहीं मतलब सही मान पाते हैं। तो कुछ ऐसी बातें भी हैं। अब देखो भाई, भारत का विभाजन जो था वो जर्मनी के महाध्वंस जैसी घटनाओं के संदर्भ में ऐसी गवाहियों की कोई कमी नहीं थी जिनसे पता लगता है। क्योंकि हमारे विभाजन में क्या हुआ था, जब विभाजन हुआ था तो अनगिनत जो लोग थे उनको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, कई तरह के तनावों का सामना करना पड़ा था। तो इससे बहुत तरह की समस्याएं आई थी। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ही आप इसको पढ़ लेना, यहाँ से कोई खास क्वेश्चन आपके लिए बनेगा नहीं, इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पे मेन चीज, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखो आप, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। कह रहे हैं कि हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि बंटवारे के बारे में मौखिक ब्यौरे खुद ब खुद या आसानी से उपलब्ध नहीं होते। उन्हें या तो साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, जैसे कि कोई इतिहासकार गया किसी गांव में, वहां पे उन्होंने देखा कि कुछ लोगों से इतिहास डायरेक्ट उनसे कन्वर्सेशन की, बातचीत की, और उनसे उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने मतलब उनके बारे में जानकारी ली। तो ये सारी चीजें कैसे प्राप्त होती है, जानकारी से प्राप्त होती है, मतलब साक्षात्कार से प्राप्त होती है। इससे किया जा सकता है। और साक्षात्कार जो होता है, इंटरव्यू जो होता है, उसमें लोगों के दर्द का एहसास सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। कि ऐसा नहीं है कि मतलब हमने किसी की बात सुनी और बिल्कुल वैसा का वैसा लिख दिया, जैसा उसने हमें बोला हम बिल्कुल वैसा नहीं लिख सकते। थोड़ा सा उसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है इतिहासकार को, कि इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, कितना झूठ हो सकता है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मुश्किल यही होती थी कि मुमकिन है कि इन अनुभवों से गुजरने वाले, ठीक है, निजी आप बीती के बारे में बात करने को राजी ही नहीं हो। पहली चीज ये हो सकती है कि जब कोई इतिहासकार जाए किसी व्यक्ति से बात करने के लिए तो वो तैयार ही ना हो अपनी निजी समस्याओं को बताने के लिए। ये हो सकता है पहला पॉइंट। इसके बाद क्या हो सकता है देखते हैं। मिसाल के तौर पे देखो, कोई ऐसी औरत किसी अजनबी के सामने अपने खौफनाक अनुभवों को कैसे बेपर्दा कर देगी। बात सही है। मान लो कोई ऐसी औरत है जिसका बलात्कार किया गया, उसके साथ गलत हुआ हो, और कोई आदमी जाके उसका इंटरव्यू ले, तो क्या वो अपनी कहानी बताएगी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था। तो ये मतलब ऐसा लगता नहीं है कि मतलब कोई ये पहली बात ऐसी एकदम से कोई बता देगा। तो ये बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है, इस चीज को हम बिल्कुल समझ सकते हैं। दूसरा क्या है कि साक्षात्कार लेने वाले को किसी की एकदम निजी पीड़ा और सदमे में झांकने से आमतौर पर परहेज करना चाहिए। उन्हें पीड़ित महिला से सघन और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए आत्मीय संबंध विकसित करने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से उसकी मतलब दर्द को एकदम से उजागर कर दो, इस तरीके की चीजें करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं उसको तकलीफ ना पहुंचे, और बहुत ज्यादा निजी बातों को भी नहीं जानना चाहिए। इसके बाद समस्या आती है याददाश्त की। सही बात है, ये बिल्कुल याददाश्त वाली समस्या बहुत ज्यादा है। कि आपके साथ कोई घटना हुई है, तो आपसे कोई पूछने आया, तो क्या आप उसे जो बताओगे वो सारी जानकारी बिल्कुल आपको वैसी ही याद रहेंगी। हो सकता है आपको कुछ चीजें याद ना आए। हो सकता है जब वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाए इंटरव्यू आपका लेके, तब आपको याद आए कि यार वो चीज तो मुझे मैं उसे बताना चाहिए था और मुझे वो बात वहां पे याद ही नहीं आई। याददाश्त वाली समस्या आ जाती है। ठीक है, कई बार हमें कुछ घटनाएं बिल्कुल वैसी की वैसी हूबहू याद नहीं होती हैं। तो ये भी एक समस्या। और कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं भुलक्कड़। मान लो कोई ऐसे व्यक्ति हो जो भूल जाता हो, उससे हम कैसे ये अनुभव ले सकते हैं। तो मौखिक इतिहासकारों को विभा अगर बात करें मौखिक इतिहासकारों को, तो उनको विभाजन के वास्तविक अनुभवों को निर्मित बनाने में, स्मृतियों के जाल से बाहर निकालने में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य करने पड़े। इतना आसान नहीं था कि कोई भी इतिहासकार जाए किसी से कोई समस्या पूछे और उसे तुरंत पता लग जाए और वो लिख दे। उसको ना बहुत गहराई से समझना पड़ता था, बहुत चक्कर काटने पड़ते थे, कई तरह की चीजें देखनी पड़ती थी, तब जाकर वो इतिहास के बारे में कुछ लिख पाता था। तो बच्चों यहाँ से हम आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ये मैंने एक फिगर लिया है, ये आपकी एनसीईआरटी से लिया हुआ चित्र है। आप इसे देखो, ये जो चित्र है ये विभाजन का है। किस तरीके से इस बुजुर्ग, ये शायद महिला होगी, इस बुजुर्ग महिला को ये व्यक्ति ले जा रहे हैं, और ये बंटवारे के समय का ही होगा, इस जब लोग मतलब अपना घर वगैरह छोड़ छाड़ के कहीं जा रहे थे।
तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दें, कम से कम एक लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, कमेंट कर दिया करें हमारी सभी वीडियोस पे, और अपने कम से कम अपने 10 दोस्तों को जरूर शेयर करें। क्योंकि बच्चों अब पेपर नजदीक आ रहे हैं, मेहनत करो, बेस्ट ऑफ लक सभी को। अच्छे से मेहनत करो, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए नई वीडियोस लाता रहूंगा। तो पढ़ो आप अच्छे से, और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जितने शेयर करोगे उतना ज्यादा क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।